गांगनोली गांव का नाम अब हर दिन हर अखबार और चैनल की हेडलाइन बन गया था। जब गांव के मशहूर इमाम मौलाना इब्राहिम के घर से 3 लाशें बरामद हुईं, एक उनकी पत्नी की और 2 उनकी मासूम बेटियों की, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वो दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। मौलाना इब्राहिम, जिन्हें गांव वाले प्यार से हाफिज साहब कहकर पुकारते थे, अपनी सादगी और नेक दिल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। पूरा गांव उनका आदर करता था और उन्हें एक मिसाल मानता था। लेकिन उस सुबह गांव से उठी एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। लोग दौड़कर मौलाना के घर पहुंचे तो सामने का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। चारपाई पर मौलाना की पत्नी इस राणा का निर्जीव शरीर पड़ा था और उसके पास ही उनकी 2 बच्चियां खून से लथपथ, जिनकी उम्र 2 और 5 साल बताई जा रही थीं। पूरा घर अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने अंदर आकर कहर बरपा दिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी घटना कभी नहीं देखी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा जुल्म किसने किया होगा। शुरुआती जांच में पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। लोग डरे हुए भी थे और गुस्से में भी। जब पुलिस ने कहा कि मौलाना से भी पूछताछ होगी, तो गांव के लोग भड़क उठे। वे बोले, मौलाना हमारे गांव के इमाम हैं, किसान परिवार से हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस के पास अपने सवाल थे और वो सवाल गंभीर थे, क्योंकि वारदात के वक्त मौलाना घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो देवबंद में एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, मगर पुलिस को यह बात कुछ अजीब लगी। जब परिवार घर पर था तो सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद थे? मौलाना के घर में कुल 3 कैमरे लगे थे और जब पुलिस ने फुटेज की जांच की तो पता चला कि वारदात वाले कमरे का कैमरा उसी रात बंद था। अब सवाल उठने लगे, क्या किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद किया था या यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? वैसे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह सच्ची घटना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस बीच गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। कोई कह रहा था कि यह काम किसी बाहरी शख्स ने किया है, तो कोई कहता था कि घर के किसी करीबी ने ही यह जुल्म किया होगा। तभी पुलिस ने आसपास के बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। वे बच्चे जो मौलाना के पास पढ़ने आते थे, उनमें से एक 16 साल के लड़के के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। जब पूछताछ सख्ती से हुई तो लड़का टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने और उसके एक साथी ने यह सब किया है। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। वे वही बच्चे थे जो हर दिन मस्जिद में कुरान पढ़ते थे और अब इतनी बड़ी वारदात के आरोपी बन चुके थे। पुलिस ने जब कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि मौलाना उन्हें अक्सर डांटते थे, वे बहुत सख्त थे और उन्हें बुरा लगा, इसलिए उन्होंने बदला ले लिया। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इतनी कम उम्र के बच्चों ने यह भयानक कदम कैसे उठा लिया? यह सोचकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। लड़के ने आगे बताया कि वे सोचते थे कि मौलाना को चोट पहुंचाने से बेहतर होगा कि उनके परिवार को ही नुकसान पहुंचा दिया जाए। सोचिए, एक गुस्सा, एक अहम और एक डांट ने 3 मासूम जिंदगियों की कीमत चुकवा दी। जब पुलिस ने पूछा उन बच्चियों की क्या गलती थी, तो लड़के ने धीमी आवाज में कहा, वो जाग गई थीं, चिल्लाने लगीं, इसलिए उन्हें भी चुप कराना पड़ा। यह सुनकर पुलिस अधिकारी तक कांप गए। गांव में मातम छा गया। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि मौलाना के अपने शिष्य ही उनके परिवार के कातिल हो सकते हैं। शाम होते होते माहौल और बिगड़ गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई अफसर घायल हुए, गाड़ियां तोड़ी गईं, लोग चिल्ला रहे थे, मौलाना को छोड़ दो। लेकिन पुलिस अपनी जांच पर अड़ी रही। अब सवाल यह था, अगर आरोपी वही 2 नाबालिग हैं तो फिर कैमरा किसने बंद किया? क्योंकि सीसीटीवी को एडमिन पैनल से बंद किया गया था। क्या यह बच्चों का काम था या उनके पीछे कोई और था जिसने उन्हें मोहरा बनाया? वैसे दोस्तों, इस केस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आने लगे। तकनीकी टीम ने पाया कि कैमरा मैन्युअली ऑफ किया गया था, यानी ऐसा किसी ने किया जो सिस्टम की सेटिंग्स को अच्छी तरह समझता था। इसके बाद पुलिस ने 3 स्थानीय युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया।
एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र, दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग जानता था और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था। पूछताछ में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन पुलिस को यकीन हो चला था कि कैमरा जानबूझकर बंद किया गया था। उधर मौलाना की पत्नी इसराना के भाई ने मीडिया में बयान दिया, ये 2 बच्चे इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकते, किसी ने इनके दिमाग में जहर भरा है। यह बयान पुलिस के लिए नया सिरदर्द बन गया। गांव में अब फुसफुसाहट थी, क्या मौलाना के परिवार की यह त्रासदी किसी बाहरी साजिश का हिस्सा थी? इसी बीच पुलिस को एक और सूचना मिली। गांव के एक युवक ने बताया कि उस रात एक काली गाड़ी मौलाना के घर के पास खड़ी थी। उसमें 4 लोग थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। पुलिस को अब कहानी में एक नया किरदार मिल चुका था, वह चौथा शख्स जो उस रात मौजूद था लेकिन घटना के बाद गायब हो गया। पुलिस ने गांव और नजदीकी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। वहां एक काली एसयूवी दिखाई दी, जिसकी नंबर प्लेट आंशिक रूप से धुंधली थी, लेकिन शुरुआती अक्षर यूपी साफ पढ़े जा सकते थे। अब जांच 2 दिशाओं में बढ़ चुकी थी। एक तरफ नाबालिगों की स्वीकारोक्ति और दूसरी तरफ वह रहस्यमयी एसयूवी। पुलिस के लिए यह मामला अब साधारण हत्या नहीं रह गया था। सवाल गहरे हो चुके थे। क्या सच में सिर्फ 2 नाबालिग बच्चों ने यह सब किया, या फिर उनके पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा था? मौलाना इब्राहिम से पूछताछ शुरू हुई। वे बेहद शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं उस रात देवबंद में एक धार्मिक बैठक के लिए था, मेरे पास उसके सबूत हैं। मौलाना ने पुलिस को अपनी गाड़ी का जीपीएस रिकॉर्ड और फोन कॉल डिटेल्स दिखाई। जांच में यह बात सही पाई गई, लेकिन पुलिस का ध्यान अब एक नए सवाल पर अटक गया। जब वे गए थे तब कैमरे ऑन थे, तो फिर बाद में बंद कैसे हुए? तभी जांच टीम को तकनीकी रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था कि कैमरे उसी रात एडमिन कोड से बंद किए गए थे, यानी किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी। यह किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता था। पुलिस ने अब उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसे कैमरों की एक्सेस थी। पता चला कि मौलाना के अलावा एक और शख्स था जो मस्जिद और घर के सिस्टम का टेक्निकल केयरटेकर था। पुलिस ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन वह गायब था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया। अब पुलिस का शक उसी पर टिक गया। क्या वही वह चौथा शख्स था जो उस काली एसयूवी में बैठा था? इस बीच गांव में तनाव बढ़ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस बच्चों को फंसा रही है, जबकि कुछ लोग अब मौलाना की भूमिका पर सवाल उठाने लगे। भीड़ इतनी भड़क उठी कि जब पुलिस दोबारा जांच के लिए पहुंची तो लोगों ने रास्ता रोक लिया। पत्थराव हुआ, गाड़ियां तोड़ी गईं, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अब मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का बन चुका था। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और पहली बार मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच अधिकारी ने सीधा सवाल किया, आपके परिवार की हत्या हुई और आप इतने शांत हैं, क्यों? क्या आपको पहले किसी खतरे की भनक थी? मौलाना ने नजरें झुका लीं और धीमे स्वर में कहा, मैं टूट चुका हूं, मेरे सबूत कैमरों में हैं, बस उन्हें देख लीजिए। पुलिस ने फिर से फुटेज की जांच की। इस बार उन्होंने गली के कैमरे की रिकॉर्डिंग फ्रेम दर फ्रेम देखनी शुरू की। उसमें 2 परछाइयां नजर आईं, एक उम्र में बड़ी और एक छोटी। पहले तो लगा यही वे नाबालिग लड़के होंगे, लेकिन जब फ्रेम को झूम किया गया तो बड़ी परछाई का चेहरा साफ नहीं हुआ। अब शक और गहराता गया कि शायद वारदात में 3 लोग शामिल थे। जांच अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, यह केस अब बच्चों का खेल नहीं लगता, इसमें किसी अनुभवी दिमाग की भूमिका है। गांव में अफवाहों का तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ। कोई कह रहा था कि यह किसी पुराने झगड़े का बदला है, तो कोई बोल रहा था कि यह धार्मिक मतभेदों का नतीजा है। कुछ लोगों का तो कहना था कि मौलाना जानते हैं असली गुनहगार कौन है, पर डर के मारे चुप हैं। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने डीवीआर का डेटा रिकवर कर लिया। रिपोर्ट में लिखा था, सिस्टम में एडमिन कोड उसी रात डाला गया था और वह कोड सिर्फ 2 लोगों को ही पता था, मौलाना और मस्जिद का केयरटेकर, जो अब लापता था। अब पुलिस दोनों पर बराबर नजर रख रही थी, लेकिन जब टीम केयरटेकर की तलाश में उसके घर पहुंची तो घर खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, पर भीतर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में भागा हो। पुलिस ने गांव और आसपास के सीसीटीवी कैमरे दोबारा खंगाले। एक फुटेज में रात करीब 9:47 पर एक सफेद स्कूटी दिखाई दी। उस पर 3 लोग सवार थे, एक आदमी, एक लड़का और बीच में
एक लड़की की शक्ल लापता छात्रा जैसी लग रही थी जो मौलाना के यहां पढ़ती थी। चेहरों पर अंधेरा था, पर स्कूटी चलाने वाला शख्स वयस्क लग रहा था। यानी अब यह साफ था कि दो नाबालिगों की कहानी झूठी हो सकती है, क्योंकि वे उम्र में इतने बड़े नहीं थे कि स्कूटी चला सकें। यह केस का नया मोड़ था। क्या वही तीसरा व्यक्ति असली सूत्रधार था? जैसे ही गांव में यह बात फैली कि सीसीटीवी में एक तीसरा आदमी भी दिखा है, लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहता लड़की को किसी ने फुसलाया, तो कोई बोलता उसे किसी भाई साहब ने बुलाया था। पुलिस ने इस दिशा में भी जांच बढ़ाई। लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई। उसमें एक नंबर बार बार सामने आया, एक अज्ञात नंबर, जिससे आखिरी कॉल उसी रात 9:42 पर हुई थी। टावर लोकेशन के अनुसार वह कॉल उसी इलाके से की गई थी जहां स्कूटी देखी गई थी। नंबर ट्रेस करने पर जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वह नंबर मुजम्मिल नाम के व्यक्ति के नाम पर था, जो मौलाना के साथ मस्जिद में काम करता था। लेकिन मुजम्मिल भी पिछले 3 दिनों से गायब था। अब कहानी के सारे धागे जुड़ने लगे थे। सीसीटीवी, गायब केयरटेकर और वही मुजम्मिल। क्या यही लोग वारदात के पीछे का असली नेटवर्क थे? इसी दौरान मृतका की एक सहेली ने पुलिस को अहम बयान दिया। दीदी कुछ हफ्तों से परेशान थी। कहती थीं कोई भाई साहब उन्हें बार बार मिलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर वो मना करती तो धमकी देते कि पढ़ाई छुड़वा देंगे। यह बयान सुनकर जांच की दिशा ही बदल गई। पुलिस ने अनुमान लगाया कि लड़की को किसी बहाने से बुलाया गया और फिर उसी रात वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब सवाल था, वो भाई साहब कौन थे? क्या वो मौलाना खुद थे? जब पुलिस ने मौलाना से दोबारा पूछताछ की तो इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उनसे पूछा गया, मुजम्मिल कहाँ है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। वो नमाज के बाद गया था, फिर नहीं लौटा। अगली सुबह जब पुलिस टीम मौलाना और मुजम्मिल दोनों की तलाश में निकली तो एक हैरान कर देने वाली खबर आई। मौलाना रातों रात गांव छोड़कर भाग गया था। उसका कमरा खाली मिला, बिस्तर उलटे पड़े थे और धार्मिक किताबें जमीन पर बिखरी हुई थीं। लेकिन वहां एक चीज बची थी, एक पुराना मोबाइल फोन। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि मौलाना ही इस केस की अहम कड़ी है। वह सिर्फ एक धार्मिक शिक्षक नहीं, बल्कि शायद इस वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसने बच्चों को बहकाया और खुद पर्दे के पीछे से यह खेल रचा। मौलाना के भागते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अब किसी को शक नहीं था कि वही इस घटना का मुख्य किरदार है। सवाल बस इतना था, वह गया कहां? उसके पास न पैसे थे, न गाड़ी, न कोई ठिकाना। फिर वह फरार कैसे हो गया? गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें आखिरी बार बस अड्डे के पास देखा गया था। वह एक बस में बैठा था जो पास के कस्बे की ओर जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने तक वह जैसे हवा में गुम हो गया। जैसे जैसे यह खबर मीडिया तक पहुंची, मामला और गर्माता गया। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बन गईं। मौलाना पर रेप और मर्डर का शक। देश भर में चर्चा होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि उसे फंसाया जा रहा है, तो कुछ का कहना था कि अगर वह बेगुनाह होता तो भागता क्यों? गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक पक्ष मौलाना को बेगुनाह और नेक दिल इंसान मान रहा था, जबकि दूसरा उसे दरिंदा कह रहा था। पुलिस पर भी आरोप लगने लगे कि उन्होंने शुरुआत में मौलाना को बचाने की कोशिश की थी। स्थिति बिगड़ती देख जिले के एसपी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। टीम को सख्त आदेश मिला, किसी भी हालत में मौलाना और उसके साथी मुजम्मिल को ढूंढो। जब मौलाना के छोड़े गए पुराने मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें से कुछ डिलीट किए गए वॉइस मैसेज रिकवर किए गए। उनमें से एक आवाज थी, भाई काम हो गया है, अब जल्दी निकल जाओ। आवाज की पहचान मुजम्मिल के रूप में हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन ऑडियो फाइलों की लोकेशन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके की थी। तुरंत 3 राज्यों हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को अलर्ट किया गया। अब मामला अंतर्राज्यीय हो चुका था। स्थिति की गंभीरता देखते हुए राज्य सरकार ने केस को CBI के हवाले कर दिया। CBI की एंट्री के साथ ही कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एजेंसी ने सारे सबूतों की दोबारा जांच की। पुरानी CCTV फुटेज को एडवांस सॉफ्टवेयर से एनहांस किया गया और जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। फुटेज में साफ दिखाई दिया, स्कूटी चला रहा व्यक्ति मौलाना खुद था। जांच में यह भी सामने आया
कि उसने बच्चों को झूठे धार्मिक तर्क देकर यह यकीन दिलाया था कि वे गुनहगारों को सजा देने का काम कर रहे हैं। यानी अब यह पक्का हो गया कि मौलाना सिर्फ इस वारदात का गवाह नहीं बल्कि इसका असली मास्टरमाइंड था। सीबीआई ने इस ऑपरेशन का नाम रखा शैडो हंट। देश भर के विभिन्न बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और धार्मिक संस्थानों में उसकी तलाश शुरू की गई। कुछ ही दिनों बाद पश्चिम बंगाल के एक छोटे कस्बे से सूचना मिली। वहां फैजान नाम का व्यक्ति एक मदरसे में अध्यापक के रूप में रह रहा था। टीम तुरंत वहां पहुंची। जब अधिकारी उस मदरसे में दाखिल हुए तो एक क्लास में मौलाना इब्राहिम बच्चों को पढ़ा रहा था। पुलिस ने जब उसका चेहरा देखा तो यह साफ हो गया वही था जो महीनों से फरार था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसकी पहचान की पुष्टि हुई। सीबीआई रिकॉर्ड के अनुसार मौलाना इब्राहिम का असली नाम था साबिर हुसैन। वह पिछले 2 सालों से नकली पहचान फैजा अली के नाम से रह रहा था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला था। उसके खिलाफ पहले से ही 2 पुराने मामले दर्ज थे, एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का और दूसरा धोखाधड़ी का। हर बार उसने नाम और शहर बदलकर खुद को बचा लिया था। गांव के लोगों के लिए यह खुलासा किसी सदमे से कम नहीं था। जिस शख्स को वे अब तक नेक और धार्मिक मानते आए थे वही अब एक दरिंदे के रूप में सामने आया था। जांच में यह भी सामने आया कि मौलाना और मुजम्मिल दोनों ने मिलकर नाबालिग बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया था। असल में मौलाना अपने निजी गुस्से और झूठे अहम की आग में अंधा हो चुका था। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वारदात की रात मौलाना ने मुजम्मिल और दोनों नाबालिगों को पहले ही अपने घर भेज दिया था। उसने पहले से घर के कैमरे बंद करवाए और फिर खुद स्कूटी पर वहां पहुंचा। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसी कोशिश में 3 जानें चली गईं। वारदात के बाद वह गांव लौटा ही नहीं। उसने अपने कपड़े और मोबाइल फोन बदल दिए और मुजम्मिल के साथ फरार हो गया। सीबीआई ने जब मौलाना से पूछताछ की तो वह शुरू में पूरी तरह चुप रहा, लेकिन जैसे ही उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग रखी गई उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने माना, मुझसे गलती हो गई,